हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टॉपिक। तो काफ़ी सारे जो सीरीज़ है, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और ये अपने सिलेबस में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर। जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पीजीटी पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पीजीटी कॉमर्स में है या पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें पीजीटी कॉमर्स में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट अब उन्होंने रिमूव करना शुरू कर दिया। पहले तो आता था, लेकिन अभी भी कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें पीजीटी कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का पार्ट भी पूछा जाता है। बाकी पीजीटी इकोनॉमिक्स तो होता ही होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आज आप पहली बार हमारी वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप जो प्रीवियस वीडियोस डले हुए हैं उन सभी वीडियोस को चेकआउट कीजिए, देखिए, समझिए और उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप उन सभी कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपके लिए इसको समझ पाना ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या है पहले डिस्कस किया हुआ है। ये तो आज का एंड है, इसके बाद फिर हम लोग नया जो यूनिट है वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो आज का एंड है, जहाँ पर हम डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड, है ना, जब डिमांड ज़्यादा होती है या डिमांड कम होती है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ अपन लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स और डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अब डिमांड आप लोगों को पता है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम लोगों ने समझा था। अच्छा, एक ना दो चीज़ें होती हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट है ना, दो चीज़ दो तरह का होता है। एक तो वॉलेंट्री, मतलब ऐच्छिक, एक होता है इनवॉलेंट्री। अनऐच्छिक, है ना। इसको समझ लेते हैं। ऐच्छिक क्या है? मैं स्वयं से कोई कार्य नहीं करना चाहता, ये क्या है? अनऐच्छिक क्या है? कार्य उपलब्ध नहीं है, मतलब मैं कार्य करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कार्य करूँ, लेकिन मेरे पास कार्य करने के लिए जो है कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण मैं कोई भी कार्य करने में असक्षम हूँ। वॉलेंट्री क्या है कि साहब काम अवेलेबल है लेकिन मैं काम नहीं करूँगा। तो इसको क्या होता है ना, ये जो वॉलेंट्री है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये एक्सक्लूडेड रहती है, मतलब इसको ना कैलकुलेट नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, और इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। ये वाली कहानी है। तो एक टॉपिक तो ये वाला क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या कि भाई इनवॉलेंट्री कि भाई विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द प्रिवेलिंग एज डज नॉट गेट वर्क, कि वो तैयार हैं और वो सक्षम भी हैं किसी भी उपस्थित मौजूदा मजदूरी दर पर, ना, कि भाई कोई व्यक्ति है, जैसे ये जो है हमारे कोई भी राज भैया हैं, है ना। तो जो राज भैया हैं ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और इन्होंने काफ़ी सारी जो कंप्यूटर में है एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स पर काम किया हुआ है, तो स्किल्स है, नॉलेज है, एफिशिएंसी भी है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है।
है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाले भैया जो हैं कहलाएंगे क्या, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए हमारे भारत के अंदर 5 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, और ये जो 2 लोग हैं, इन 2 लोगों ने लिया हुआ है वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। क्या लिया हुआ है, वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट। और इन ये क्या है, ये 3 है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर इन्हीं तीनों को इंक्लूड किया जाएगा, इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी कंडीशन है ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की कंडीशन है। क्या है, फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट पर हमारी एग्रीगेट डिमांड इतनी है और हमारी सप्लाई इतनी है, इसीलिए ये हमारा क्या बन गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। कोई दिक्कत, जितना हमने एस्टिमेट किया था, जितना हमने प्लान किया था, उतनी ही हमारी डिमांड है, उतनी ही हमारी सप्लाई। AD curve interact the 45 degree line from the origin corresponding OQ। OQ के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक लेवल क्रिएट हो रहा है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड आपकी जो 45 डिग्री की लाइन है, मतलब AS की लाइन है, वहाँ पर मीट कर रही है, जहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। और ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, और ये वाली जो कंडीशन है एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। ये चीज़ हमने पहले से ही डिस्कस कर रखी है, कोई नया इसमें कुछ है नहीं। अब अगर आपका y किसके इक्वल आता है, AD के, सही कहानी है ये वाली, है ना। डू नॉट नेसेसरीली मीन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट मे बी मोर और लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद भी आपका जो आउटपुट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, हाँ, है ना। तो अगर आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ऑफ आउटपुट है वो क्या है, लेस देन, कम है, आउटपुट क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड इज नॉट इनफ टू एम्प्लॉय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या है, उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड, कि आपकी जो डिमांड है वो जो हमने प्लान्ड डिमांड थी उसको मीट नहीं कर पा रही है, किसके बाद, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल है लेकिन आपका आउटपुट क्या ज़्यादा है, कि आपकी डिमांड जितनी है उससे ज़्यादा आपने क्या किया हुआ है, प्रोडक्शन किया हुआ है। तो ये वाली जो कंडीशन आ रही है, ये वाली कंडीशन आपकी डेफिशिएंट डिमांड की है, और ये वाली जो कंडीशन आप देख रहे हो, ये वाली कंडीशन आपकी एक्सेस डिमांड की है, एक्सेस डिमांड की है ना। आगे समझो, डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप, है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, इनकम ऑफ आउटपुट इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, इट इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इनफ टू एम्प्लॉय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या कहा जाता है, डेफिशिएंट डिमांड कहा जाता है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, व्हेन AD इज लेस देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कहाँ है, ये वाली, तो ये वाली कौन सी कंडीशन कहलाएगी, डेफिशिएंट डिमांड। और ये वाली कंडीशन कौन सी कहलाएगी, एक्सेस की। क्या ये वाली कहानी समझ आ रही है, क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात।
तो जब हम इसको आगे बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिफ्लेशन, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, डिफ्लेशनरी गैप हो गया, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप हो गया, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी की जो इनकम है, आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या होने लग जाएगा, डिक्लाइन होने लग जाएगा। वो क्या होने लग जाएगा, डिक्लाइन होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किसकी तरफ पुश होने लगेगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की तरफ। किस तरफ होने लगेगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की तरफ। क्लियर है कहानी, ये वाली बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि डेफिशिएंट डिमांड क्या है, डिफ्लेशनरी गैप की और क्या करेगा, मूव करेगा। उसकी वजह से हमारी जो इनकम है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। और हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की और क्या होने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी, है ना। क्लियर है कहानी ये वाली। इस तो डिफ्लेशनरी गैप क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आपकी कितनी डिमांड कम हो रही है, और आपकी डिमांड कितनी कम है। क्लियर है, यही चीज़ हमारी जो है कहलाएगी। देखो ये कहला गया, ये वाली जो कंडीशन है, देखो यहाँ पर 45 डिग्री का कर्व बना, एग्रीगेट डिमांड का कर्व बना, उसके बाद डिमांड बढ़ी, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो ये इनके बीच, तो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ से बढ़ करके यहाँ पर चला गया। इसके बीच का जो गैप है वो डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है। इसके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है, डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है। क्लियर है कहानी, बस अपने को यही समझना है। रेमेडी क्या है कि अगर एग्रीगेट डिमांड हैज़ टू बी इंक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू द डिफ्लेशनरी गैप, दिस विल मूव टू इकोनॉमी टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। भाई आपकी डिमांड क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, तो आप इसको क्या कर दो, आगे बढ़ा दो। जब आप आगे बढ़ाओगे तो जो डिमांड कम हो रही थी वो ऑटोमेटिकली किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और आप किस पे आ जाओगे, किस पे आ जाओगे, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाओगे, है ना। और इन्हीं के केस में क्या होता है, इन्हीं के केस में क्या होता है कि इनको कंट्रोल किया जाता है। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो फिजिकल पॉलिसी मेजर्स में क्या क्या, एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को डिक्रीज कर देती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है ना। भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है क्या होगा, उसका इम्पैक्ट। तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़, जो डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है वो कंट्रोल होने लग जाएगी और एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। टैक्स में डिक्रीज हो जाएगा। जब टैक्स डिक्रीज होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे। समझ में आ रहा है इस चीज़, ये वाली चीज़ समझ में आ रहा है। और यही चीज़ ना आप इन्फ्लेशनरी गैप में उल्टा कर देना, है ना। तो ये तो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, बैंक रेट रिड्यूस हो जाता है ना, SLR रिड्यूस हो जाता है, रेपो रेट रिड्यूस हो जाती है। मतलब जो बैंक है वो अपने रेट्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ताकि लोग ज़्यादा क्या कर सकें, लोन एक्वायर कर सके, ज़्यादा पैसा उठा सके। गवर्नमेंट परचेज सिक्योरिटीज़ जो हैं उनको खरीदने लगेंगे बैंक्स, कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूस हो जाएगा, रेपो रेट रिजर्व हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन रिड्यूस हो जाएगा। ये सारी टर्मोलॉजीज आपके साथ फ्रेंड हैं, ये हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, देखो इसमें कहानी उल्टी कर दो। यहाँ पर क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डिमांड कम है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। तो साहब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पर चीज़ें क्या होने लग रही थी, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर चीज़ें महंगी होने लग जाएंगी। ये किस तरफ चला जाएगा, यहाँ पर चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। जब चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी तो उसको कंट्रोल किया जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर कि पहले आपकी डिमांड यहाँ पर थी, फिर आपने इन्वेस्टमेंट करा, ये यहाँ पर आ गया। तो ये वाली जो कहानी थी ये कौन सी थी, डिफ्लेशनरी की। लेकिन ये वाली जो कहानी बनी है ये किसकी बनी है, इन्फ्लेशनरी की। अब इसको कंट्रोल किया जाएगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि डिमांड कम कर दी जाएगी। तो उसके लिए क्या होगा कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी से हम मान करके चल रहे हैं। आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। जनरल प्राइस लेवल पर क्या होगा, वो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और ऑनवर्ड्स विल ऑल्सो इंक्रीज द जनरल प्राइस लेवल। इसी कारण से महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन बन सकता है कि एम्प्लॉयमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आउटपुट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जनरल प्राइस लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब इसकी रेमेडी क्या है भाई,
तो देखो फिस्कल पॉलिसी में वहाँ पर बढ़ा रहे थे, यहाँ पर घटा दो, वहाँ पर टैक्स कम करे थे, यहाँ पर बढ़ा दो, तो लोगों की परचेजिंग पावर। देखो डेफिशिएंट डिमांड में हमें डिमांड बढ़ानी है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी है, तो उनके हाथ में जितना पैसा होगा उतनी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। एक्सेस डिमांड में क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो लोगों की डिमांड को कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उनके हाथ में जो पैसा है उसको क्या करते रहेंगे, कम कर देंगे, तो जो जितनी भी बैंक रेट्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। उससे हमारा जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो मेंटेन हो जाएगा। तो यही बस इसमें दो चीज़ें थी, हालांकि ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअली हमको लेना था, कर्व के थ्रू इसको समझना था, तो वो चीज़ हम लोगों ने आज समझ ली है। और ये वाला जो टॉपिक है इसकी यहीं पर समाप्ति हो गई है। इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और यहीं से ही क्वेश्चन बनने की ज़्यादातर प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं और बनते भी हैं। ठीक है, अब बात यह है कि केवल यही चीज़ नहीं है, लेकिन आपको इन पर ना काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना पड़ेगा, आपको इन्हें बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जब आप इन्हें बनाओगे तो आपको इनके रिलेशंस समझने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और जब आप इनके रिलेशन समझोगे तो आपको इनमें कंपैरिजन भी करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, और तब जो आपका, और उसमें आपको ऑब्जर्वेंस भी लिखनी पड़ेगी कि भाई ये हमने इस कर्व को बनाते हुए ऑब्जर्व किया। और जब आपकी ये सारी चीज़ें निकल करके आप एक कंक्लूज़न दे दोगे कि भाई इस टॉपिक से हमने ये चीज़ें सीखी हैं, तब जा कर के आप ये मान करके चलिए कि आपको टॉपिक में क्लैरिटी आएगी, वरना सिर्फ ऐसे ही पढ़ने से नहीं आएगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, जो मैं मानता हूँ है इजी लेकिन है कॉम्प्लेक्स। एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, बताओ एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ सकती है, एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ सकती है? बताइए, आंसर दो इसका। बैंक रेट बढ़ाने पर डिमांड बढ़ेगी, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीजिंग कैश, ये तो सारे के सारे घटाने के हैं, तो इसमें तो नन ऑफ द अबव आ गया, ये वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका बताओ ज़रा, द रेमेडी टू कॉम्बैट डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड को कॉम्बैट करने का क्या तरीका है? टैक्स इंक्रीज कर दें? नहीं, तो ये कट गया, तो ये कट गया, इंक्रीज वाला है नहीं, ये वाली कहानी। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है कहानी? चलो एक और देख लेते हैं। अ फिस्कल पॉलिसी मेजर टू कॉम्बैट डिफ्लेशनरी गैप, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। भाई साहब डिफ्लेशनरी गैप में आप क्या करोगे? टैक्स रेट इंक्रीज करोगे, प्राइस लेवल इंक्रीज करोगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज करोगे, या इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करोगे? मेरे ख्याल से तो यही होगा, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी की बात चल रही है, तो ये तो ऑलरेडी से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बच्चे कई बार यहाँ पर भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। चलो एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म करेंगे अपना। बताइए, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो क्या होगा, क्या होगा? फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, राइज इन एग्रीगेट डिमांड में तो चेंज हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचे तीन, ये तो हटा ही दिया करो, फॉल या राइज। बताओ भाई सब, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? घटेगा घटेगा घटेगा। यही वाला अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आज का, चलो समझ रहे हो क्वेश्चन किस तरह के बन रहे हैं? इसी तरह के बनते हैं क्वेश्चन, कहीं अलग से थोड़ी आते हैं। द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड, क्या हो रही है? एक्सीड हो रही है। बताओ, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एक्सीड होती है, तो क्या होता है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बताइए, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड? भाई साहब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, बढ़ गई, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, है ना? चलो, तो अगर आपको लगता है कि भाई वीडियो अच्छा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना, और
चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच जाए, कि सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे हो। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं केवल और केवल MCQs तभी ही लेकर के आऊँगा जब मुझे नंबर ऑफ़ व्यूअर्स मिलेंगे। सीधी सी बात है। देखो लाइव आने का मज़ा तभी आता है जब नंबर ऑफ़ व्यूअर्स होते हैं। नंबर ऑफ़ व्यूज़ नहीं होंगे क्या मज़ा आएगा। मैं लाइव चलता रहेगा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, जवाब मिलेगा नहीं, क्या ही फ़ायदा है फिर, है ना। तो और MCQs बिल्कुल सॉलिड रहेंगे, सॉलिड मतलब सॉलिड, मज़ा आ जाएगा करने के बाद। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जितना इसको फैला सकते हो फटाफट से वीडियो को और चैनल को फैला डालो ताकि सभी लोग कनेक्ट हो सकें और सभी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। मिलेंगे कल आपसे एक नए यूनिट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।